बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 11th चैप्टर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में ना सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बल्कि पूरी बुक में ही इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक का नेम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा, इसको आप लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, बल्कि इसमें से शॉर्ट और MCQs भी आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो एक एक चीज़ आपको क्लियर करवाएंगे, बहुत आसान तरीके से ये टॉपिक समझा देंगे। बस शर्त यह है कि आप वीडियो लास्ट तक देखें, मेरी बातें गौर से सुने, समझें और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आपको 100% अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अब डेढ़ सौ से 2005 के अंदर ना एक सर्वे हुआ, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि भाई अब तक के जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए उनमें देखें कि सबसे ज़्यादा अहम एक्सपेरिमेंट कौन सा है। वैसे तो बहुत से एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लॉन्ग क्वेश्चन है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन पूरी फिजिक्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो अब इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा वो देखते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, फर्स्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई जो रिफ्लेक्शन है वो पार्टिकल्स की भी होती है और वेव्स की भी होती है। ऐसे ना बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट का हमने आइडिया आपके साथ शेयर किया था, वो आप फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। अब दोबारा यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आप फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। अब इससे पहले की वीडियो में, इससे पहले के लेक्चर में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स के टॉपिक में आपको ये बात बताई थी कि भाई हाइगन्स के अकॉर्डिंग जो है वो लाइट बिहेव करती है एज अ वेव। तो नेचर क्या है लाइट की? वेव। तो इसका मतलब फिर लाइट की वेव्स जो हैं वो जब इंटरफेयर करेंगी तो वहाँ पे फिर आपको इंटरफेरेंस का फेनोमेना देखने को मिलता है। तो इसका मतलब जब लाइट को आप वेव मान के चलेंगे तब इंटरफेरेंस होगी। तो फिर यहीं से हम स्टार्ट लेते हैं आज के टॉपिक का। तो सबसे पहले देखें, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारा पर्पस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, टारगेट। तो फिर क्या है, इन 1801 में थॉमस यंग परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, ये आपसे MCQ पूछा जा सकता है। तो 1801 में थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब इसका पर्पस क्या है वो यहाँ से आपने याद रखना है कि टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट, ये है टारगेट डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस। ये आपसे पूछा जा सकता है MCQ के तौर पे, ठीक है। ये मेन पर्पस है, टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट की नेचर जो है वो थॉमस यंग के अकॉर्डिंग क्या है, बिहेव करती है, वेव के तौर पे बिहेव करती है। ये उसका पर्पस था। हाँ, अगर ये MCQ में आपको ऑप्शन नज़र नहीं आती तो फिर ये वाली ऑप्शन आपको नज़र आएगी। तो मैंने यहाँ पे और लिख के बता दिया कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर पर्पस क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट की इंटरफेरेंस। लेकिन मेन पर्पस यही है, टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि ये क्या कह रहा था कि लाइट बिहेव करती है एज अ वेव। तो फिर इस बात को सिर्फ कहने से मान थोड़ी लिया जाएगा, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा जिसमें पता लगे कि भाई वाकई लाइट को वेव मान के चलना है या लाइट बिहेव करती है वेव के तौर पे। तो वही आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो देखें जी, स्टार्ट लेते हैं बुक के इस डायग्राम से। यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स से ये लाइट वेव्स निकल रही हैं। तो ये लाइट की वेव्स आई, आगे हमने रखी हुई है डबल स्लिट। डबल स्लिट का मतलब ये देखें ना, ये स्क्रीन है ऐसे। अब उस स्क्रीन के ऊपर ये दो छोटे छोटे क्या हैं, सुराख। स्लिट का मतलब आप सुराख ही समझें। तो ये हमारे पास दो क्या हैं, सुराख। अब इसमें से भी लाइट की वेव्स पास करेंगी। तो जैसे पास करेंगी ये देखें, ये वेव्स आ रही है। और यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी स्क्रीन रखी गई है जहाँ पे हमने रिजल्ट देखना है। अब डियर स्टूडेंट, जैसे ये वेव्स आई तो अब आप देख रहे हैं कि ये लाइट की वेव्स यहाँ पे आपस में मीट कर रही है, मिल रही हैं। तो पीछे मैं पढ़ा के आया हूँ इससे पहले के टॉपिक में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या याद रखा था कि अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पे आ जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा, ब्राइटनेस आपको दिखेगी स्क्रीन के ऊपर, यही पढ़ा के आया हूँ। इसी तरह अगर एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ पे आ जाएगा तब भी वहाँ पे आपको स्क्रीन पे रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वहाँ पे आपके पास जो रिज़ल्ट होगा उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ पे आ जाएगा तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। इसे हमने नाम दिया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, जिसे
डार्क फ्रिंज कह सकते हैं, डार्क बैंड कह सकते हैं, मतलब स्क्रीन पे आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। ये बात प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ के आ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये दो वेव्स यहाँ पे आके मिलेंगी तो इसका मतलब स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फिर स्क्रीन पे जो भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो कहलाएगा इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस, और उसमें दो तरीके होंगे, एक बैंड बनेगा ब्राइट और एक बैंड बनेगा डार्क। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। अब वो जो ब्राइट बैंड बनेगा इसका मतलब होगा एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पे आ गया है, इसलिए वहाँ पे उसके बिल्कुल सामने, उस पॉइंट के सामने स्क्रीन पे क्या दिखेगा, ब्राइट बैंड दिखेगा, ब्राइट फ्रिंज दिखेगी। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्रस्ट पे आया हुआ है। और जहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, डार्क बैंड बनेगा, इसका मतलब होगा उस पॉइंट के ऊपर एक वेव का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ पे आ गया, जिसकी वजह से इफेक्ट कैंसिल हो गया। ये है असल में, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया। अभी यही चीज़ ना डियर स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की सूरत में। मैक्सिमा का मतलब वही ब्राइट फ्रिंज, जहाँ रिजल्ट मिलेगा, जहाँ इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्रस्ट पे आएगा, वहाँ पे आपके पास ब्राइट बैंड बनेगा, वहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, उसको हम नाम दे रहे हैं मैक्सिमा का। और जहाँ कुछ नहीं दिखेगा उसको नाम दे रहे हैं मिनिमा का। दो तरह के बैंड बनेंगे, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। तो इसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं। ये है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लाइट की वेव्स आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो हमने सोर्स ले रखा होगा पीछे, जो हमारा एक्चुअल में सोर्स होगा पीछे जहाँ से ये लाइट आ रही है, ठीक है। अब वो सोर्स बहुत बड़ा है, वो सोर्स तो बहुत बड़ा होगा, कोई बल्ब आप ले लें, एलईडी ले लें, वो भी सोर्स बहुत बड़ा है। जबकि हमें चाहिए एक पॉइंट सोर्स, बात को पिक करें। सोर्स बहुत बड़ा है, जो भी आप लेंगे, बल्ब लेंगे या सान लेंगे तो वो तो हमारी रेंज से बाहर हो जाएगा ना। तो अगर छोटा सा बल्ब भी आप लें, एलईडी भी लें, तो वो भी एक तरह से बड़ा सोर्स है। हमें चाहिए उससे भी छोटा सोर्स है, पॉइंट सोर्स चाहिए। तो वो तो मेरे पास नहीं है, तो फिर इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्लिट यूज़ करेंगे। अब देखें ये लाइट की रेज आई, सारी की सारी यहाँ से पास करेंगे। अब जब इसमें से पास करेंगी तो अब ये जो आपके पास स्लिट है ना, यानी कि छोटा सुराख है, अब ये आपके पास पॉइंट सोर्स बन गया है। तो फिर इसे क्या कहेंगे, पॉइंट सोर्स। बात समझ आ रही है ना? ये बातें गौर से सुननी है अगर समझना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये अब बन गया, छोटा सुराख है ना बिल्कुल, तो ये बन गया पॉइंट सोर्स। अब यहाँ से ये लाइट की वेव जब पास करेंगी तो ये देखें पास करेंगी, बैंड हो जाएंगी इस तरह से, तो ये वेव फ्रंट बन गए। अब ये वेव फ्रंट है, जा रहे हैं जी लाइट के वेव फ्रंट्स, ये वेव फ्रंट जा रहे हैं। अब इसके आगे याद रखिएगा हाइगन्स के अकॉर्डिंग, अब ये सोर्स, उससे ये क्या बना, वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ये ऐसे, फिर उनसे आगे वेवलेट्स निकलेंगे, फिर उनके ऊपर पॉइंट्स होंगे। ये बात तो याद है ना, लेक्चर नंबर 2 में आपको समझा चुके हैं, वही तरीका चलता जा रहा है। अब ये सारे वेव फ्रंट जा रहे हैं, इन वेव फ्रंट्स के आगे फिर हमने क्या कर दी, 2 स्लिट्स का इस्तेमाल किया, यानी कि डबल स्लिट। देखें यंग्स डबल स्लिट, डबल स्लिट से मुराद यही है, ये हमने यहाँ पे डबल स्लिट यूज़ कर दी कि दो छोटे छोटे यहाँ पे क्या है, सुराख है, ये बन गई डबल स्लिट। अब इसमें से ये वेव फ्रंट्स पास करेंगे, जैसे ही पास करेंगे तो फर्दर वो क्या हो जाएंगे, वेवलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अब यहाँ से ये देखें, ये वेव फ्रंट, इनको वेवलेट्स भी बोल सकते हैं, ये वेव फ्रंट, और यहाँ से ये वेव फ्रंट। अब इन वेव फ्रंट्स के ऊपर फिर क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। वो सारे पॉइंट्स नेक्स्ट वेवलेट्स के लिए क्या समझे जाएंगे, सोर्स समझे जाएंगे। अब देखें ना, ये जो वेव फ्रंट के ऊपर पॉइंट्स हैं, ये नेक्स्ट वेवलेट्स के लिए क्या समझे जाएंगे, सोर्स समझे जाएंगे। तो अगर हम सारे पॉइंट्स का सारे वेवलेट्स को ड्रॉ करें तो ये पैटर्न आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने थोड़ा बहुत बस वेव्स को आपस में यहाँ पे मिलाया है ताकि आपको आसानी से समझा सके। अदरवाइज अगर आप हर एक पॉइंट के वेवलेट्स ड्रॉ करेंगे ना तो ये आपको पैटर्न समझ ही नहीं आएगा, जितना मर्जी आप कोशिश कर लेंगे ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बस सिर्फ आपने दिमाग में ये बातें रखनी है। तो इन दोनों सुराख में से जब ये वेव फ्रंट पास करेंगे इस तरह से, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से पास होने वाले और यहाँ से पास होने वाले वेव फ्रंट्स आपस में मिल रहे हैं। तो अब जहाँ पे ये मिल रहे होंगे वहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, यानी कि जब ये दोनों वेव्स मिल रही होंगी
कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे एक वेव का दूसरी वेव के ऊपर क्रस्ट पे आ रहा होगा, ट्रफ पे आ रहा होगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे आ रहा होगा, तो वहां पे इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा, और जहां क्रस्ट पे आ रहा होगा वहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा, वहां पे ब्राइट बैंड बनेगा, वहां ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये दो तरह का पैटर्न बनेगा। तो वही दो तरह का पैटर्न आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब होगा कि ये वो जगह है जहां पे एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पे आया हुआ है या ट्रफ पे आया हुआ है, इसीलिए यहां पे आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मतलब जो बैंड बन रहा है, फ्रिंज बन रही है, वो क्या है, ब्राइट, जिसे आप नाम दे रहे हैं मैक्सिमा। इसी तरह यहां पे अगर मिनिमा लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब होगा यहां पे नजर नहीं आ रहा कि मिल रही है नहीं मिल रही, क्रस्ट ट्रफ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो अगर मैंने बनाया तो आपको समझ नहीं आएगा, सिर्फ ज़हन में रखें। इसका मतलब ये वो पॉइंट होगा जहां पे एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे आया होगा, जिसकी वजह से इफेक्ट कैंसिल हो गया होगा और रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। तो वहां पे एक बैंड बनेगा जिसे कहेंगे डार्क बैंड, डार्क फ्रिंज। इस बात का मतलब होगा यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, ब्राइटनेस जीरो है, नियरली इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए इसको नाम दे रहे हैं डार्क बैंड या फिर इसको कह लें मिनिमा। तो इस तरह से ये पैटर्न दिखेगा आपको, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। क्लियर। और जो बिल्कुल सेंटर होगा, सेंटर पे याद रखिएगा आपको बैंड दिखेगा ब्राइट। इसकी क्या वजह है वो आगे चल के बताता हूं। तो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ये एक चक्कर चल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। क्लियर। यही थे डियर स्टूडेंट्स आपके पास डिस्कशन। अब अगली बात याद रखिएगा, जहां पे बैंड बनेगा ब्राइट मतलब रिजल्ट मिलेगा मैक्सिमा, वहां पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी मतलब ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो अगर मैं ग्राफ यहां पे ड्रॉ करना चाहूं तो वो आप यहां पे देख सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गई अलोंग एक्स एक्सिस इंटेंसिटी, मतलब इस तरफ अलोंग एक्स एक्सिस जो भी चीज़ जाएगी वो बढ़ रही होगी, तो मैंने ले ली इंटेंसिटी। तो फिर यहाँ पे देखें मैक्सिमा है, तो इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, यानी कि अब देखें इंटेंसिटी बढ़ गई। फिर आगे मिनिमा है तो इंटेंसिटी क्या होगी, नियरली इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखेंगे जीरो आ गई मिनिमा के सामने। फिर इस तरह से आगे मैक्सिमा तो ये बढ़ जाएगी, फिर इस तरह से मिनिमा, ये फिर चलता जाएगा। ये फिर डियर स्टूडेंट्स आप बैठ के ना खुद बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत एरर आ भी जाए कि नहीं सर ये ऊपर बनेगा नीचे बनेगा हल्का फुल्का, तो वो आपने खुद ठीक कर लेना है। बहरहाल आपको समझाना हमारा मकसद है। तो ये इस तरह से देखें ना, ये आपके पास मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के सामने ये देखें इंटेंसिटी लेवल बढ़ गया, ये देखें इंटेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ भी यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थी एक्सपेरिमेंट की डायग्राम, यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। इसका मतलब वो जो मैक्सिमा और मिनिमा आपको रिजल्ट मिला है, अब आप उसको अपनी वर्डिंग में लिखेंगे कि कब मैक्सिमा मिलता है और कब मिनिमा मिलता है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता जाएगा। तो ये देखें मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मैंने क्या लिखा कि द वेवलेट्स अराइव एट द स्क्रीन, ये जो वेवलेट्स स्क्रीन पे पहुंच रहे हैं, इन सच अ वे दैट एट सम पॉइंट्स क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स ऑन ट्रफ्स रिजल्टिंग इन ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड। यानी कि एक वेव का जब क्रस्ट पे आ रहा होगा या ट्रफ पे आ रहा होगा गिरेगा, वहां पे आपके पास रिजल्ट में क्या बनेगा जी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो वो आपको समझा दी है बात। क्लियर। इसी तरह फिर मिनिमा की बारी पे लिख दें कि क्रस्ट ट्रफ पे आएगा तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट मिनिमा मिलेगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसकी रे डायग्राम, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कह लें या ब्राइट फ्रिंज कह लें, एक ही नाम है। ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए इक्वेशंस क्या होंगी। अगर हमें कल को एक इक्वेशन दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि बताओ कि ये इक्वेशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए यूज़ होगी या डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो हमें पता होना चाहिए ना। तो उन इक्वेशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इस रे डायग्राम का यूज़ करेंगे। तब रे डायग्राम में देखें जी, वही डबल स्लिट, ये डबल स्लिट आ गई। क्लियर। इसका नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी, यानी कि इस सुराख का नाम है ए और इस सुराख का नाम है बी, तो ये आगे डबल स्लिट। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है सामने एक स्क्रीन, ठीक है, ये हमारे पास आ गई स्क्रीन। अब इस स्क्रीन के सेंटर को हम नाम दे देते हैं ओ का, और इसका सेंटर क्या है ओ, और इसी तरह से इस पूरी स्लिट का, ये जो डबल स्लिट हमने यूज़ की, इसका जो सेंटर है उसे नाम देते हैं सी। अब इस सी
और इस O को अगर हम मिलाएं तो ये हमारे पास एक लाइन बनती है, और इस O और C की लाइन पे अगर हमसे एंगल पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा, 0 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों सेंटर्स मिल जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हम ना इस सेंटर से थोड़ा सा ऊपर कुछ फासले पे एक पॉइंट P ड्रॉ करते हैं या पॉइंट P लेते हैं। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट P तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है, गैप है, सेपरेशन है, उसे आप नाम दे दें y का। ठीक है, अलॉन्ग y एक्सिस है ना, इसलिए मैं इसको नाम देता हूं y का। अब डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट के ऊपर जब इन दो स्लिट में से वेव या कह लें लाइट के, अब रे डायग्राम है ना, तो अब रे बोलें, लाइट की रेज आके मिलेंगी, मीट करेंगी, तो यहाँ पे या तो आपको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी स्क्रीन के ऊपर या फिर डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी, क्योंकि लाइट की रेज तो आके मिल रही हैं इस पॉइंट P के ऊपर। तो अगर मैं सारी जगह पे ये दोबारा पैटर्न शो करूं तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पूरी स्क्रीन के ऊपर सारे पॉइंट्स लेने की बजाय सिर्फ एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर चेक कर लेते हैं कि ब्राइट फ्रिंज बन रही है या डार्क फ्रिंज बन रही है। अब डियर स्टूडेंट्स अभी आप नहीं बता सकते कि इस पॉइंट के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये हमें किस तरह से पता चलेगा, वो डिसाइड करेगा पाथ डिफरेंस। अब वो कहां से आएगा देखें जरा, इन दोनों स्लिट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है, D, इसको नाम दिया A का, इसको नाम दिया B का, और इस पॉइंट का नाम क्या है, C। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों रेज का अगर आप फासला देखें, डिस्टेंस देखें, तो क्या बराबर है, नहीं, ये यहां से स्टार्ट हो रही है और ये यहां से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब इन दोनों रेज का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, बराबर नहीं है। होना क्या चाहिए, दोनों का बराबर। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूं तो इस रे से मैं एक नॉर्मल गिराऊंगा इस रे के ऊपर, तो ये मैंने नॉर्मल गिरा दिया यहाँ पे। तो ये वो डिस्टेंस है जो कि इस रे का इससे क्या है, ज़्यादा। इसको मैंने नाम दे दिया 2 का, इसको नाम दे दिया है 1 का। तो 2 रे का इतना डिस्टेंस जो है वो 1 वाली रे से क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो ज़्यादा डिस्टेंस आ रहे हैं इसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, इसको नाम दे दें डियर स्टूडेंट्स, देखें ये B है और इस पॉइंट को नाम दे दें D का। तो ये जो पाथ डिफरेंस आया है BD, ये है ज़्यादा डिस्टेंस। तो ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि इस पॉइंट P के ऊपर फ्रिंज कौन सी बन रही है, ब्राइट या डार्क। क्लियर, तो इसका मतलब हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। क्लियर, तो अब इस स्लिट से लेकर इस स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है उसे कैपिटल L से हमने डिनोट कर दिया है, और फिर इस सेंटर वाली लाइन और इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है उनके बिटवीन हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, वो थीटा बन रहा है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये जो आपके पास ट्राइएंगल आई है यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपको पाथ डिफरेंस ये चाहिए जो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फिर आपको ये वाली ट्राइएंगल बाहर निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये पाथ डिफरेंस आ रहा है ना। तो इस A, B और ये D, इस ट्राइएंगल को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है, A, B एंड D। अब ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो ये एंगल बन रहा है थीटा। अब हमें चाहिए ये वाला, ये पाथ डिफरेंस है, ये BD, यही हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि यही तो डिसाइड करेगा ना कि इस पॉइंट के ऊपर बैंड किस तरह का बन रहा है, ब्राइट या डार्क। तो फिर इस ट्राइएंगल से डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, BD को निकालेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं साइन थीटा। तो ये देखें जी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर देखें इस ट्राइएंगल में एंगल के सामने वाला BD, तो यहाँ पे आ जाएगा जी BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है जी, AB, तो यहाँ पे लिख दें AB। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू BD एज इट इज डिवाइडेड बाय AB। A और ये B, ये दो पॉइंट्स हैं, तो AB को देखें हमने क्या नाम दे रखा है, D का नाम दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा D। अब हमें तो यहाँ से क्या चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ये BD चाहिए। तो BD इज इक्वल टू D, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन गया D इंटू साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब पाथ डिफरेंस आपको मिल गया
और पाथ डिफरेंस बी डी जो आपको मिला है वो क्या है, डी इंटू साइन ऑफ थीटा। लो जी, ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब ये पाथ डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि इस पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब ब्राइट फ्रिंज बनी है या डार्क। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप इससे पहले के लेक्चर में भी देख के आ रहे हैं और चैप्टर 8 में भी आपको याद होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपने पाथ डिफरेंस क्या लिया था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। तो फिर यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि पाथ डिफरेंस, बल्कि ब्लू से ही लिखते हैं, पाथ डिफरेंस का नाम क्या है जी, बी डी। तो मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पे बी डी से ही डिनोट कर रहा हूँ, बी डी। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, भाई क्या था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, एम इंटू लैम्डा डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। चैप्टर 8 में भी पढ़ के आ रहे हैं और इससे पहले के टॉपिक में भी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स बी डी को देखें, इसको कह लें जी इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन ए में देखें बी डी किसके बराबर है, डी साइन ऑफ थीटा। तो ये क्या है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, 1 और ए को, बल्कि इसको आप नाम दे दें 1 का, बोलने में ज़रा मसला आ रहा है, 1 और ये बन गया आपके पास 2, ठीक है। अब 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड देखें इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बी डी की जगह हम लिख देंगे डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू और एम लैम्डा एज इट इज़। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3। इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। इसका मतलब जहाँ पाथ डिफरेंस एम लैम्डा होगा और एम हमारे पास इंटीजर्स हैं 0, 1, 2, लेकिन ये 1, 2 कौन से, प्लस माइनस। हम सिर्फ प्लस की बात करते होते हैं इसीलिए हम लिख देते हैं, अदरवाइज ये प्लस माइनस में ही चलेंगे। तो अब ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो इनको देख के आप फ़ौरन कहेंगे कि भाई ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनी है, सही है ना। तो फिर आगे चलते हैं कि दिस इज कंडीशन, यानी कि दिस कंडीशन फॉर मैक्सिमा। ये जो आपके पास कंडीशन है ये मैक्सिमा के लिए है और एम क्या है 0, 1, 2, 3 प्लस माइनस में। अब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी आप पहले पढ़ के आ रहे हैं, तो उसमें भी आपके पास क्या थी जी इक्वेशन, बी डी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, वो था जी आपके पास फार्मूला m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। अब इस इक्वेशन को भी आप इससे कंपेयर कर दें, बी डी की जगह डी साइन थीटा लिख देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा जी डी साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 4, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। अब यहाँ पे देखें m की फिर से वही वैल्यूज पुट करेंगे, पहले 0, फिर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। प्लस लें तो ज़्यादा अच्छी बात है कि सिर्फ आप सेंटर से ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे होते हैं, स्क्रीन से, ठीक है। और अगर माइनस वाली फॉर्म लेंगे तो फिर इसका मतलब स्क्रीन से नीचे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जो आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे उन रिजल्ट को देख के आप बता सकते हैं कि भाई ये आपके पास डार्क फ्रिंज या मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्लियर। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमा, यानी कि ये जो कंडीशन आ गई है मिनिमा के लिए है और ये जो कंडीशन आई है आपके पास ये क्या है, मैक्सिमा के लिए। अब देखते हैं सेंट्रल फ्रिंज, यानी कि स्क्रीन के ऊपर जो बिल्कुल सेंटर है, इस सेंटर पे कौन सा बैंड बन रहा है, ब्राइट या डार्क, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर याद रखिएगा, देखें अगर ये हमारे पास स्क्रीन है, इस स्क्रीन का ये है सेंटर जिसे हमने नाम दे रखा है O का। अब ये स्लिट है A और ये स्लिट है B। अब अगर लाइट की रेज इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट पे भेजने की बजाय हम सिर्फ सेंटर पे लेके आते हैं, तो यहाँ से ये गई इस तरह से है ना, देखें ये इधर और ये इधर, तो यही चीज़ मैंने बाहर निकाल दी है यहाँ पे। तो देखें A स्लिट से ये लाइट की रे आई और B से ये आई, दोनों क्या कर रही है, सेंटर पे मिल रही हैं। तो सवाल ये है कि सेंटर पे जो बैंड बनेगा वो ब्राइट होगा या डार्क होगा। अब इसका कैसे पता चलेगा डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको पाथ डिफरेंस पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखें इस पॉइंट पे बैंड ब्राइट बनता है या डार्क बनता है, कौन डिसाइड करेगा, पाथ डिफरेंस।
फिर हमने वही तो निशानी रखी है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए ये है और डिस्ट्रक्टिव के लिए ये है। इन इक्वेशंस को तो देख के हम बता सकते हैं ना कि बैंड ब्राइट बना है या डार्क बना है। तो अब यहाँ पे भी हमने पता लगाना है कि जो स्क्रीन का सेंट्रल स्पॉट है उसके ऊपर बैंड जो बनेगा वो ब्राइट होगा या डार्क होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और एमसीक्यू भी बन सकता है। तो फिर हमें पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस तो यहाँ पे है ही नहीं, देखें ना दोनों का डिस्टेंस क्या है, ये देखें दोनों का डिस्टेंस बराबर, जितना इस रे 1 का है उतना ही इस रे 2 का है। कोई है डिस्टेंस ज़्यादा या 1 का या 2 का? नहीं। यहाँ पे देखें ये डिस्टेंस ज़्यादा था, ये 2 वाली रे का डिस्टेंस ज़्यादा था, इसीलिए पाथ डिफरेंस यहाँ पे आया है। यहाँ पे देखें कोई पाथ डिफरेंस डिस्टेंस किसी का ज़्यादा नहीं है, तो फिर इसका मतलब पाथ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0। अब अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फिर अगला सवाल वही, ठीक है जी, पता चल गया पाथ डिफरेंस तो 0 है, लेकिन यहाँ पे सेंटर पे जो आपको स्पॉट दिखेगा वो ब्राइट होगा या डार्क होगा। अब ये डिसाइड करेंगी ये दो इक्वेशंस, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब पहले आप इस इक्वेशन के अंदर ना, ये पाथ डिफरेंस की इक्वेशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, इसमें m की जगह आप 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे m की जगह 0 पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो फिर क्या हो जाएगा, 0 इंटू लैम्डा 0, तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। इधर चेक करें, m की जगह 0 तो 1 + 2 रह जाएगा, तो λ/2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाले केस में आंसर आ रहा है 0, जबकि इस केस में आंसर आ रहा है λ/2। अब आप देखें, आपका तो सेंट्रल फ्रिंज के अंदर पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, 0। तो आप इस पे गौर करें और इस पे गौर करें, किस में आप लाई कर रहे हैं। जब हमने m की वैल्यू 0 पुट की इसमें तो आंसर आया 0, जब m की वैल्यू इसमें 0 पुट की तो आंसर आया λ/2, जबकि आपका पाथ डिफरेंस क्या है, 0। इसका मतलब आप इससे मैच कर रहे हैं। तो फिर ये कहानी किस में आ रही थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बैंड कैसा बनता है, ब्राइट, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से मैं पता चल गया कि भाई पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो वो हमें इस इक्वेशन में पुट करने से आंसर या पाथ डिफरेंस 0 मिलता है। तो फिर मैं कह सकता हूं ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इक्वेशन है, तो फिर इसका मतलब स्क्रीन पे जो बैंड बनेगा वो क्या होगा, ब्राइट बैंड बनेगा। ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स अगली बात इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है, कि अगर स्क्रीन के ऊपर आपके पास ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस तरह की फ्रिंजेस बन रही हैं, तो आपने फर्स्ट फ्रिंज के लिए m की वैल्यू क्या पुट करनी है, मतलब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, और फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए आपने m की वैल्यू क्या पुट करनी है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आप पहले याद रखेंगे, देखें ये है सेंट्रल, ये सेंट्रल फ्रिंज है, तो सेंटर क्या बनेगा, ब्राइट। तो सेंटर पे m की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अभी आपने देखा, पुटिंग भी करके देख ली। तो ये है सेंटर स्क्रीन का, तो सेंटर पे m की वैल्यू 0, बैंड बनेगा जी ब्राइट। अब इस सेंटर से ऊपर क्या है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, और नीचे क्या है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। उससे ऊपर देखें ये क्या है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, और यहां से नीचे देखें ये क्या है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। दोबारा सुन लें, ये सेंट्रल पार्ट ब्राइट, इससे ऊपर देखेंगे पॉजिटिव में तो ये क्या है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। इससे ऊपर ये पहली ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है। इसी तरह इस सेंटर से नीचे देखें, ये डार्क फर्स्ट डार्क फ्रिंज है। इससे नीचे देखेंगे तो ये पहली ब्राइट फ्रिंज है। क्लियर। अब आपसे वो पूछेगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए m की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए m की वैल्यू क्या होगी, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए m की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो फिर ये देखें जी, ये है फर्स्ट डार्क फ्रिंज, क्योंकि इस सेंटर का तो पता है ना m = 0 ही रहेगा। अब ये फर्स्ट ऊपर देखना है, पहले फर्स्ट डार्क फ्रिंज है तो इसके लिए m की वैल्यू पुट करेंगे 0, m की वैल्यू पुट करेंगे 0। ऊपर है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज में जो वैल्यू रहेगी ना वो 0 नहीं रहेगी, क्योंकि देखें इस ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल पे आपके पास m की वैल्यू 0 आ चुकी है, इसलिए जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगी उस पे डियर स्टूडेंट्स m की वैल्यू रहेगी 1, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो +1, नीचे आ रहे होंगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज में वैल्यू रहेगी -1।
बात समझ आ रही है? सेंटर पे 0, फर्स्ट डार्क फ्रिंज पे m की वैल्यू 0 और यहां फर्स्ट डार्क फ्रिंज में m की वैल्यू 0। नीचे माइनस में चलते जाए, ऊपर प्लस में चलते जाए। ऊपर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की m की वैल्यू 1, नीचे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू m इज इक्वल टू -1। इस तरह से फिर आगे चलते जाएंगे। तो डार्क में एक पीछे रहेगा जबकि ब्राइट में एक आगे रहेगा। तो डार्क अगर फर्स्ट है तो m की वैल्यू 0। अब सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए m की वैल्यू क्या रहेगी? सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए m की वैल्यू क्या रहेगी? 1। ऊपर +1 नीचे -1। थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए m की वैल्यू क्या रहेगी? 2। बात समझ आई? तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड पोजीशन ऑफ मिनिमा। मतलब हम दो ऐसी इक्वेशंस बनाना चाह रहे हैं जिसमें अगर हम m की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाएं तो हमारे पास मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आती जाए और डार्क फ्रिंजेस की भी पोजीशन आती जाए। तो हम अपनी आसानी के लिए ना दो इक्वेशंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हमने डायग्राम जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस की थी, रे डायग्राम, वहाँ से ये हमने ट्रायंगल अलग कर लिए। देखें ना, ये वही स्क्रीन थी, स्क्रीन का सेंटर O और ये पॉइंट P था। और इसी तरह यहाँ पे स्लिट का सेंटर C था। C और O को मिलाने वाली ये लाइन एंगल क्या बना रही थी? 0 डिग्री। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हमने L से रिप्रेजेंट किया था और यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या था? थीटा था। ये प्रीवियस डायग्राम से हमने C, O और P, OPC ये ट्राइंगल हमने सिर्फ अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, क्योंकि इस ट्राइंगल से ही आप पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और पोजीशन ऑफ मिनिमा की इक्वेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, वो मिनी ट्राइंगल नहीं, वहाँ से तो हमने पाथ डिफरेंस निकाला था ना। अब ये दूसरी ट्राइंगल है। क्लियर? यहाँ से हमें पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और पोजीशन ऑफ मिनिमा की इक्वेशन मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा। कि अगर ये एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि एंगल बहुत छोटा है तो फिर साइन थीटा बराबर होगा टेन थीटा। कि ये आप पूरी फर्स्ट ईयर में डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि जब एंगल की वैल्यू बहुत छोटी हो तो फिर साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। और फिर टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा भी आप लिख सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ से ना इस ट्राइंगल से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर और बेस। अब परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला होता है तो वो क्या है जी? OP। तो मैंने लिख दिया OP। बेस हमारे पास क्या है? OC। तो ये आ गया OC। अब डियर स्टूडेंट्स OP का नाम देखें, OP का नाम है Y। ये Y है, यानी कि इस पॉइंट P तक का जो ब्राइट फ्रिंज बना होगा या डार्क बना होगा, वहाँ से इस स्क्रीन के सेंटर तक जो ये स्पेसिंग है, सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उसे हमने नाम दिया हुआ है Y का। अब इन जनरल जब आप बात कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि ये दूसरा है, पहला है, चौथा है, छठा है, कौन सा बैंड है। तो इन जनरल जब आप बात करते हैं तो फिर इस Y के साथ आप क्या लिख देते हैं? M लिख देते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पे अपनी आसानी के लिए इन जनरल क्या लिख दिया? M। हमें नहीं पता कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बस तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा M। यानी कि OP यही जो Y है ये बराबर है YM के। क्लियर? OC को देखें जी, OC, O ये रहा और C ये रहा। OC का डिस्टेंस क्या है? L। तो फिर हमने यहाँ पे OC की जगह लिख दिया L। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो अब देखें, क्योंकि टेन थीटा साइन थीटा के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, जो कि हमने ये वाली इक्वेशन निकाल ली है। अब यही टेन थीटा साइन थीटा के बराबर है तो फिर ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू Y/L। M जो है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये सबस्क्रिप्ट्स में लिखा गया है। कभी भी आपने ऐसे नहीं लिख देना, ये गलत है। ठीक है, छोटा सा करके साथ बेस में लिखना है। तो ये सबस्क्रिप्ट है, तो YM/L ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स साइन थीटा तो हमें मिल गया, Y/L हमें चाहिए ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए हम बेसिकली क्या निकालना चाह रहे हैं? स्पेसिंग, यानी कि उसकी पोजीशन के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है m लैम्डा। d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब डियर स्टूडेंट्स ये d एज इट इज रहेगा। इस साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? ये देखें Y/L। तो मैंने लिख दिया Y/L इज इक्वल टू आगे m लैम्डा है तो ये m लैम्डा आ जाएगा। अब यहाँ से आपको चाहिए डियर स्टूडेंट्स क्या? आपको यहाँ से चाहिए ये वाला Ym। सही है, तो Ym अपनी जगह पे, ये L इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो m लैम्डा और ये L इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सही है, और साथ में ये d देखें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। लो जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई
y इज इक्वल टू m लैम्डा इंटू एल ओवर डी। तो ये हमारे पास पोजीशन ऑफ मैक्सिमा की इक्वेशन है। ym बेसिकली फ्रिंज स्पेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है साइन, ठीक है जी। अब आ जाए डिस्टेंस पोजीशन ऑफ मिनिमा। देखें ना, m की कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते जाएंगे तो आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन आती जाएगी। 1 2 3 4 जो पुट करेंगे आपके पास वो उसकी पोजीशन आ जाएगी। पोजीशन ऑफ मिनिमा सेम, पाथ डिफरेंस क्या होगा, d साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। इस लेक्चर में भी पढ़ा चुके हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। तो ये d साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस की क्वेश्चन आ गई फॉर द मिनिमा। अब d एज इट इज साइन थीटा भी आपने निकाल चुके हैं y ओवर l, तो ये आपने लिख दिया y ओवर l इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से भी आपको y चाहिए तो y अपनी जगह पे रहेगा, ये l डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और d मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इसे नाम दे देते हैं, प्रीवियस हमने 3 तक नाम दिया था, ये कह लें इक्वेशन नंबर 4 और इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5। लो जी, ये पोजीशन ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा के लिए इक्वेशन आ गई हैं। अब हम डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या ये जो मैक्सिमा और मिनिमा की या ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं, इनके बिटवीन जो विड्थ है, स्पेसिंग है, वो बराबर की रहती है या ब्राइट में ज़्यादा और डार्क में कम रहती है। इसके लिए ज़रा थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले डेफिनेशन देखिएगा, द सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। मतलब जब भी कोई 2 ब्राइट फ्रिंजेस के बिटवीन सेपरेशन आप लेंगे तो वो कहलाएगी विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग कहलाएगी। या कोई 2 डार्क बैंड के बिटवीन आप स्पेस ले रहे होंगे, डिस्टेंस ले रहे होंगे, देखें एक ये है और एक ये है, तो 2 डार्क फ्रिंजेस के बिटवीन सेपरेशन या फिर 2 ब्राइट फ्रिंजेस के बिटवीन जो सेपरेशन होती है उसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज विड्थ, ठीक है जी। अब हम वही चेक करते हैं कि 2 ब्राइट फ्रिंजेस के बिटवीन स्पेस या 2 डार्क फ्रिंजेस के बिटवीन स्पेस या फ्रिंजेस के बिटवीन विड्थ स्पेस, ये बराबर की रहती है या कहीं ज़्यादा कहीं कम। ब्राइट फ्रिंज स्पेसिंग पहले चेक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्राइट फ्रिंज स्पेसिंग के लिए अभी हमने इक्वेशन निकाली है, y इज इक्वल टू m लैम्डा l ओवर d, इक्वेशन नंबर 4 वही लिखी। अब ये इन जनरल है, हमें नहीं पता दूसरी तीसरी का हम चेक कर रहे हैं, चौथी का कर रहे हैं, बस हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो ये अगर आपके पास सपोज करें पहली है तो इससे अगली क्या होगी, इसके अंदर एक और ऐड हो जाएगी। तो अगर ये ym है तो इसमें अगली नेक्स्ट जो होगी वो क्या होगी, m प्लस 1। तो ये पहली आ गई, ये उससे नेक्स्ट वाली क्या आ गई, m के अंदर आप 1 ऐड कर देंगे तो ये उससे अगली आ जाएगी। देखें ना, 2 फ्रिंज स्पेसिंग के बिटवीन आपने स्पेस देखनी है ना कि वो क्या है, तो इसीलिए पहली जो भी आप लेंगे उससे जो अगली होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो ym इसमें ym प्लस 1 हो जाएगा, तो जहाँ m दिखेगा वहाँ 1 ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएगी, एक बन गई ym की और एक बन गई ym प्लस 1 की। अब हमें तो चाहिए ना स्पेस यानी कि सेपरेशन, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो डेल्टा y फ्रिंज स्पेसिंग के बिटवीन डिफरेंस, फ्रिंज स्पेसिंग को y से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल लगाया तो इसका मतलब उसके बिटवीन डिफरेंस। तो डेल्टा y इज इक्वल टू बड़ी माइनस छोटी वैल्यू, तो ym प्लस 1 माइनस ym, तो इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दें सारी, ये मैंने लिख दी, और इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें। कर दीजिए यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी लैम्डा l ओवर d है और यहाँ पे भी लैम्डा l ओवर d है, तो कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा m प्लस 1 इधर से ये और इधर से रहेगा माइनस का m, तो ये m से कैंसिल, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन a आ जाएगी, डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा l ओवर d। ये याद रखिएगा ब्राइट फ्रिंज स्पेसिंग की इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि डार्क फ्रिंज स्पेसिंग में भी क्या यही मैथमेटिकल रिलेशन आता है या उसमें कोई थोड़ा बहुत चेंज आता है। अगर चेंज आ गया तो इसका मतलब फ्रिंज के बिटवीन जो स्पेस है वो कम ज़्यादा है, बराबर की नहीं है, तो यही चेक करते हैं। डार्क फ्रिंज स्पेसिंग के लिए भी वही तरीकाकार कि इसमें देखें इक्वेशन क्या है, ym इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा l ओवर d, यही इक्वेशन लिखी, m के लिए लिख दी। अब इससे नेक्स्ट जो आपके पास इक्वेशन होगी वो क्या होगी, उसमें m में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे m है तो 1 ऐड कर दें, यहाँ पे m है तो इसके साथ भी 1 ऐड कर देंगे, वो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2।
ठीक है ना। तो जब इस m के साथ +1 लिखेंगे तो +1 ये +1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। क्लियर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये बन गई ym+1 की इक्वेशन। अब हमें फिर से डिफरेंस, तो डेल्टा y इज इक्वल टू ym+1 माइनस ym। तो ym+1 की ये वाली इक्वेशन ये मैंने लिख देनी है, और फिर माइनस ym की ये वाली इक्वेशन लिख देनी है। लिखी नहीं है लेकिन आपने लिख देनी है, मैंने डायरेक्ट किया है। अब ज़रा आप गौर करें, इस इक्वेशन में भी लैम्डा L/D है, इसमें भी लैम्डा L/D है, तो मैंने डायरेक्ट लैम्डा L/D कॉमन ले लिया। अंदर यहाँ से देखें क्या बच जाएगा, m+3/2 ये वाला, फिर ये माइनस। अब ये माइनस इससे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। तो अगर आप m के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -m, फिर आगे देखें प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, आगे 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लैम्डा L/D को कॉमन ले लिया। यहाँ से बची ये वाली टर्म और यहाँ से बची ये वाले टर्म, लेकिन यहाँ पे ये माइनस इसीलिए हो गई है क्योंकि ये वाला माइनस भी तो ठहरा है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, m से कैंसल, 3/2 माइनस 1/2, आंसर क्या बचेगा 1। एलसीएम लेके चेक कर लीजिएगा, उस 1 को लैम्डा L/D से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन B आ गई। अब आप देखें इक्वेशन A और इक्वेशन B को, रिजल्ट सेम है ना, इसका मतलब फ्रिंज स्पेसिंग की जो विड्थ है वो बराबर की रहती है। फ्रिंज स्पेसिंग, ब्राइट फ्रिंज स्पेसिंग और डार्क फ्रिंज में किसी किस्म का चेंज नहीं आता, बल्कि ये स्पेसिंग जो है ये बराबर की रहती है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिस्कशन। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से पूरा जितना मैंने आपको लिख के दिया है, समझाया है, यही का यही सारा छापेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थोड़ा लेंथी ज़रूर है, बड़ा है टॉपिक, लेकिन ये कि आसान है, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अब है डियर स्टूडेंट्स MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ, यानी कि ये जो आपने फ्रिंज विड्थ निकाली है ना, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो फिर इस फार्मूले को नहीं भूलना, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें। अब इसमें देखें, नंबर 1 डेल्टा वाई लैम्डा के साथ क्या बना रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। इसका मतलब जहाँ लैम्डा इंक्रीज करेगा वेवलेंथ बढ़ेगी, वहाँ पे फ्रिंज स्पेसिंग भी बढ़ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे डी के साथ रिलेशन देखें, ये क्या आ रहा है, इनवर्स। तो डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स, ये डी कौन सा है, ये डी यहाँ पे है स्लिट्स के बिटवीन, ये था डिस्टेंस डी, याद है ना। तो ये डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते हैं तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह एल लेंथ आप बढ़ाते हैं, कौन सी भाई लेंथ, स्क्रीन और स्लिट्स के बिटवीन ये एल, ये अगर आप इंक्रीज करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं तो फ्रिंज स्पेसिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपने शॉर्ट और MCQs के तौर पे याद रखना है। अब एक छोटा सा MCQ डिस्कस करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं दोनों MCQs, इसीलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स विल द फ्रिंज विड्थ बी मिनिमम इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कहता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स, इन कलर्स में से बताएं कौन सा कलर विल द फ्रिंज विड्थ बी मिनिमम के लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिनिमम विड्थ, फ्रिंज विड्थ के लिए कौन सा कलर यूज होगा। डियर स्टूडेंट्स, वायलेट, रेड, ग्रीन, येलो, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका ये है कि जितने भी कलर्स हैं ना वो आप पहले यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। मैं आसान करके लिख देता हूँ विजिबल रीजन के अंदर, रोए गी, ये देखें रोए गी, और बीच में लिखते हैं बीवी, रोएगी बीवी, ये कलर सारे आ गए हैं जी। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा जब आप इस तरफ चलेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट, अगर आपने रोएगी बीवी लिख ली है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो लैम्डा जो होगा ना, लैम्डा ये डिक्रीज करेगा। लैम्डा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लैम्डा डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर की होगी, रेड की, सबसे कम या मिनिमम किसकी होगी, वायलेट की। तो अब उसने पूछा था फ्रिंज विड्थ भी मिनिमम किस कलर की होगी। देखें फ्रिंज विड्थ यानी कि डेल्टा वाई, तो इन सारों में पहले चेक करें किस कलर का वेवलेंथ कम है, क्योंकि देखें वेवलेंथ के साथ फ्रिंज विड्थ का रिलेशन डायरेक्ट है। तो जिस कलर की वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, मिनिमम होगी।
फ्रिंज विड्थ बी मिनिमम बतानी है, यानी कि ये कम किसका होगा, किस कलर का, जिसकी वेवलेंथ कम होगी तो वेवलेंथ किसकी कम होगी, देखें इधर जाएंगे इस तरफ तो लैम्डा डिक्रीज करता जाएगा, तो सबसे कम वायलेट की होगी। सही है, तो इसीलिए कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी जी अल्फा। ये क्लियर, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, इफ द होल अरेंजमेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कहता है इफ द होल अरेंजमेंट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज शिफ्टेड टू वाटर देन फ्रिंज स्पेसिंग विल बी इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम या नन ऑफ दीज। इसका मतलब अब तक ये जो सारे एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे थे ये एयर में कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं एयर से सारे का सारा आप अरेंजमेंट शिफ्ट कर दें वाटर के केस में, तो फिर बताएं कि फ्रिंज स्पेसिंग विल बी, फ्रिंज स्पेसिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप डिफरेंस याद रखिएगा। एयर से वाटर की तरफ अगर आप सारे के सारी अरेंजमेंट शिफ्ट करेंगे तो फिर हमें ये बात तो पता है ना कि भाई जो एयर है ये क्या है, रेयर मीडियम, और ये क्या है आपके पास डेंसर मीडियम। तो जब आप रेयर टू डेंसर की बात करते हैं तो फिर लैम्डा जो होता है ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और इसका ज़्यादा, तो वेवलेंथ रेयर टू डेंसर क्या होती है, डिक्रीज करती है। अब वेवलेंथ अगर डिक्रीज करती है तो ये देखें वेवलेंथ अगर डिक्रीज करेगी तो फ्रिंज स्पेसिंग भी कम हो जाएंगी। तो उसने पूछा था फ्रिंज स्पेसिंग विल बी, तो वेवलेंथ कम तो फ्रिंज स्पेसिंग भी कम, तो इसका मतलब डिक्रीज, बेटा ऑप्शन। ये आपके पास थे जी एमसीक्यूज। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक ये आपको पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत आप भूल चुके हैं तो वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से पॉइंट्स को। तो इंशाल्लाह इसकी एक दफ़ा दो दफ़ा बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। पेपर में इसी तरह से आपने लिख देना है, जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उनमें से इंशाल्लाह एक दो एमसीक्यूज आपके पक्के हो जाएंगे। हमारे लिए दुआ ज़रूर करते रहेगा, हमारी दुआ भी आपके साथ रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।